अपने घर की तलाश। मुंबई सेंट्रल पर ट्रेन रुकी तो अजीत जी अपनी पत्नी सावित्री के साथ ट्रेन से उतरकर खड़े हो गए। स्टेशन पर एक दूसरी ही दुनिया लग रही थी। लगा कहाँ जा रहे हैं सब, अपने अपने घर या अपने घर से दूर। सभी को जल्दी थी। अचानक दोनों की नज़र अपने बेटे राघव और बहू रश्मि पर पड़ी। दोनों ने उनके पैर छुए तो सावित्री ने तो बहू रश्मि को गले ही लगा लिया। सावित्री रश्मि से नया संबंध जोड़ने के लिए अति उत्साहित थी। पिछले महीने ही बुलंदशहर विवाह के एक हफ्ते बाद ही राघव रश्मि के साथ मुंबई वापस आ गया था। रिश्तेदारों की भीड़ और नए पुराने रीति रिवाजों की भीड़ में सावित्री का बहू से केवल औपचारिक रिश्ता ही बन पाया था। फोन पर भी ज्यादा बात राघव ही करता था। स्टेशन से थाने तक लगभग 1 घंटे की ड्राइव में रश्मि चुप ही थी। अजीत जी और राघव तो वैसे भी आपस में कम बोलते थे। बस सावित्री ही सबसे कुछ न कुछ बात करती रहती थी। राघव और उससे बड़ी नन्ही जब स्कूल जाते थे, उनकी स्कूल की बातें बिना सुने उसे चैन नहीं आता था। सावित्री कार से बाहर देख रही थी। तेज रफ्तार गाड़ियां जिस अनुशासन से अपनी अपनी लाइट में फराटे से भाग रही थी, सावित्री को किसी दौड़ प्रतियोगिता की आवाज आने लगी। अब वे खुद भी तो उस दौड़ का हिस्सा थे। घर पहुंचकर अजीत जी और सावित्री नहा धोकर खाना खाकर आराम करने लगे। राघव रश्मि के नए घर में लौटते ही सावित्री को अपना बुलंदशहर का घर याद आ गया, जहां उन्होंने जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिताया था। अजीत जी के रिटायर होने पर राघव के विवाह के बाद वे अपना घर बेचकर यहाँ आ गए थे। नन्ही दिल्ली में थी। दोनों जीवन संध्या की यह बेला बेटे बहू के साथ बिताना चाहते थे। समय की धुरी पर चलता अतीत में खोया मन कब निश्चेत हो गया पता ही नहीं चला। रश्मि का समय ऑफिस और घर के कामों में बीतता था। सावित्री ने कहा, बेटा घर के कामों की चिंता मत किया करो। काफी काम तो मेड कर ही जाती है, बाकी मैं कर ही लूंगी। पूरा दिन खाली तो रहती हूँ। लेकिन रश्मि उन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपना चाहती थी। सब काम खुद करना पसंद करती थी। अपनी गृहस्थी में उसे किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं था और सास का तो बिल्कुल भी नहीं। सावित्री को घर के कामों से अलग थलग रखने में रश्मि का सावित्री के प्रति सेवाभाव होता तो बात और थी, पर रश्मि बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सावित्री किसी भी रूप में उसके घर संसार से जुड़े। प्रत्यक्षतः वह इतना ही कहती, नहीं मम्मी जी, कोई काम होगा तो बता दूंगी, आप लोग बस आराम करें। वे दोनों उसके लिए केवल मेहमान थे और एक सीमा के बाद अनचाहे भी। ऐसा भी नहीं कि यहाँ उसके कोई और रिश्तेदार थे। उसके माता पिता भी रश्मि के विवाह के बाद अपने बेटे के पास अमेरिका चले गए थे। रश्मि के बिना कहे भी स्पष्ट था कि एक लंबे समय के लिए उस घर में उन दोनों का रहना मुश्किल था। कितनी चाव से वे अपना सब कुछ समेट कर यहाँ आए थे। रिटायरमेंट के बाद अपना घर बनाना तो दूर, यहाँ वो अपनी पहचान ही खो बैठे थे। बेटे बहू के व्यस्त जीवन में उनका कौन सा स्थान है वे समझ नहीं पा रहे थे। वातावरण की औपचारिकता उन्हें दम घोटू लगने लगी थी। रश्मि के व्यवहार में भी ऐसा कुछ नहीं था जिसकी वे आलोचना कर सकें, पर जिस अपनेपन की उन्हें आशा थी, जो भावनात्मक संबंध जोड़कर वे दोनों के जीवन का अंग बनना चाहते थे, उसे पूरी तरह से रश्मि ने नकार दिया था। रश्मि उस घर की एक छत्र मालकिन थी। ऐसी स्थिति में 1-2 महीने ही बाहर आ जा सकता था, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। सावित्री सोचती, कैसी विडंबना थी। बात कुछ भी नहीं थी, फिर भी बहुत बड़ी थी। अपने बेटे से कैसे कहें कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे माता पिता को तुमसे अलग थलग रख करने का एक अत्याधुनिक और संभ्रांत तरीका खोज निकाला है। तुम्हारे घर में उसे हमारी उपस्थिति बिल्कुल सहन नहीं है। क्या सचमुच राघव रश्मि की इस अभिजात्यपूर्ण व्यवहार में छुपी मानसिकता समझ नहीं पाता? रश्मि अभी ऑफिस में थी। राघव थोड़ा जल्दी घर आ गया था। ऐसे अवसर कम ही होते थे। सावित्री ने बात छेड़ दी, सोच रहे हैं थोड़े दिन नन्ही के यहाँ हो आए। सावित्री को लगा राघव रुकने के लिए कहेगा। राघव ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था कि घर में सब कुछ असहज था। इससे पहले कि दिलों का तनाव बाहर आए, उनका जाना ही ठीक था। वह सोच रहा था, जीवन भर का साथ तो पत्नी के साथ ही निभाना है। फिर उन दोनों का मन भी तो नहीं लग रहा है। उनसे रुकने के लिए न कह पाने की असमर्थता का अपराध बोध तो रहा उसे, पर इतना ही बोला, हाँ ठीक है, चले जाइए, फिर यहाँ आना ही है। बिना कहे बहुत सी बातें समझ आ जाती हैं, खासकर अपनों के बीच। राघव ही उन्हें स्टेशन छोड़ने आया। रश्मि ऑफिस चली गई थी। राघव ने माँ के हाथ में कुछ रुपए जबरदस्ती रख दिए। माँ की आंखों में आंसू देख न जाने कहाँ से उसकी आंखों में भी आंसू पलकों पर ही ठहर गए। पैर छूने झुका तो अजीत जी ने उसे गले लगाते हुए सारे गिले शिकवे पीछे छोड़ दिए। अगले दिन दोनों नन्ही और दामाद राहुल के घर में थे। नन्ही के जुड़वा बच्चों अर्नव और शालू के साथ पूरा घर अस्त व्यस्त था। नन्ही की नौकरी की व्यवस्था और जुड़वा बच्चे आया बच्चों को संभालने में लगी रहती थी। घर की साफ सफाई का किसी को ध्यान नहीं था। आते ही सावित्री ने बेटे की बिखरी गृहस्थी संभाल ली। घर का कायापलट हो गया। नन्ही खुशी का तो ठिकाना नहीं था। सब काम समय पर होने लगे। आया भी ज्यादा ध्यान से काम करने लगी। छोटे बच्चों की देखभाल नाना नानी की स्नेह छाया में हो रही है, इस बात से राहुल और नंदिनी दोनों खुश थे। राहुल ने सोचा, अगर ये दोनों यहीं रह रहे हैं तो आया की क्या जरूरत है। उसने अपने मन की बात सावित्री के सामने रख दी तो उसने भी सोचा, राहुल ठीक कह रहा है कि जो देखभाल घर के लोग करते हैं वह नौकर कहाँ कर सकते हैं।
जबकि अजीत जी का सोचना था कि इस उम्र में पूरी तरह से बच्चों और घर के काम संभालना मुश्किल है, पर वे चुप रहे। धीरे धीरे घर और बाहर के सारे काम दोनों के कंधों पर ही आ पड़े। शुरू शुरू में तो मुंबई के खालीपन के बाद यह व्यवस्था उन्हें अच्छी लगने लगी, परंतु फिर बोझ लगने लगी। आया के जाने के बाद सावित्री अकेले इतना कुछ कर सकती थी। उसने स्वयं आगे बढ़कर सारी जिम्मेदारी ली थी। वह किसी से कहती भी तो क्या। नन्ही और राहुल आराम से अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने में लगे रहते। हर शाम सावित्री तो उन दोनों के दोस्तों की आवभगत में लगी रहती, या वे दोनों बच्चों से बेखबर बाहर घूमते रहते। नन्ही बिल्कुल भूल गई थी कि माँ सालों से अर्थराइटिस की मरीज है और पिता ब्लड प्रेशर के, और इस उम्र में इतनी व्यस्तता और जिम्मेदारियां उनके बस की बात नहीं है। किसी ने नहीं सोचा कि रहने खाने की सुविधा ही जीवन का उत्कर्ष नहीं है। उसके अलावा भी दोनों कुछ जरूरतें या आशाएं हो सकती हैं। अजीत जी को बुलंदशहर का अपना घर याद आता है। सुबह उठकर गर्म चाय के साथ सावित्री के साथ न्यूज़पेपर पढ़ना और कई खबरों पर बातें करना, जो उनके रिटायर्ड जीवन का एक हिस्सा हो गया था, अब असंभव था। कैसे फंस गए थे वे और सावित्री यहाँ। यह एक दूसरी ही जेल थी, जहां उन्हें लगता कि उनसे बेगारी करवाई जा रही है। अपनी ऐसी सोच पर अजीत जी को शर्म आती। छी, कितने स्वार्थी हो गए हैं वे इस उम्र में। पर चाहते हुए भी अजीत जी ऐसे जीवन में स्वयं को ढाल नहीं पा रहे थे। सावित्री थककर रात को बेड पर लेटती तो सोचती, माँ की कोख से जन्म लेने वाले उसके खून के अंश ही सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहने का स्वांग करे तो ऐसे रिश्तों का क्या करे कोई। दिन रात जाने अनजाने कितनी ही किरचें हृदय को छलनी करती रहती। दोनों कुछ ही महीनों में अपना अस्तित्व ही भुला बैठे हैं। फिर सोचती, अपने बच्चों के लिए इस शरीर को थोड़ा कष्ट भी हो गया तो क्या, घर में सुख शांति तो है। एक दिन अजीत जी से रहा नहीं गया तो उन्होंने बेटी से कह दिया, बेटा अब तुम्हारी मम्मी से इतना काम नहीं होता, रोज दर्द से सो भी नहीं पाती वह। नन्ही तुनक कर बोली, मम्मी ने खुद ही काम करना शुरू किया था, मैंने नहीं कहा था उन्हें। मेरा घर जैसा था ठीक था, घर तो नन्ही का ही था, वे दोनों तो मेहमान ही थे। नन्ही ने राहुल से आया को वापस बुलाने की बात की तो राहुल का मूड खराब हो गया। खैर, आया आई तो सावित्री ने चैन की सांस ली, लेकिन राहुल का व्यवहार बहुत बदल गया, जिसे महसूस कर अजीत जी और सावित्री का मन एकदम उचट गया। अचानक एक दिन अजीत जी ने नन्ही से कहा, कुछ जरूरी काम है, हम दोनों कल सहारनपुर जा रहे हैं। सावित्री हैरान हुई पर उस समय कुछ नहीं पूछा। नन्ही ने सपाट स्वर में कहा, ठीक है। सावित्री किचन में काम करते हुए सोच रही थी, रश्मि के रूखे स्वभाव और उपेक्षापूर्ण व्यवहार होते हुए राघव अकेला कब तक संबंध निभा पाएगा। समय और स्थान की दूरियां रिश्तों के बीच वैसे ही आ जाती हैं। बेटी दामाद से भी कोई उम्मीद करना बेकार था। रात को सोते समय सावित्री ने पूछा, यह सहारनपुर का क्या चक्कर है। सावित्री, याद है मेरी पहली नौकरी की शुरुआत वहीं से हुई थी और हमारा पहला घर भी वहीं था, इसलिए सहारनपुर कह दिया, मतलब वहाँ कोई काम नहीं है। सावित्री की आंखों का गीलापन उसके गालों पर महसूस करते हुए अजीत जी ने उसे हल्के से छुआ। उस स्पर्श में सहभागिता का एक एहसास था। सावित्री, बहुत बड़ा काम है मकान ढूंढना, है ना। सच ही तो है, सावित्री ने सोचा, जीवन का एक बहुत बड़ा सच, जिसे वे इस उम्र में भी नकार नहीं पाए थे। एक अपने घर की तलाश। इस बार में अपना घर किसी हालत में नहीं छोड़ेंगे। रात के अंधेरे में भी दोनों ने एक दूसरे के चेहरे के भाव पढ़ लिए थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।